इंदिरा ने अपने से संबंधित अधिकांश मामलों में निर्णय लेना शुरू कर दिया। विद्रोह के प्रतीक के रूप में और मार्च में भागीदारी के संकेत के रूप में तीर्थ यात्रियों के लिए उसने अपने बाल कान की लोब तक सीधे कटवा लिए, एक सख्त निर्भीक अंदाज में। उस शैली में वह मोटे खादी के फ्रॉक पहनती जो उसके ऊपर एक ढीली बोरी की तरह गिरते थे। जेस एंड मैरी कॉन्वेंट में जहां उन्होंने पढ़ाई की, नन्हे खुले तौर पर वह अपने परिवार के राजनीतिक विचारों की आलोचना करती थी और छात्र उसके प्रति अनफ्रेंडली थे। उन्होंने उसके परिवार और उसके सादे पुराने ज़माने के कपड़ों के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। इंदिरा ने ननों को बताया कि वह इसके बाद स्कूल नहीं लौटेगी। विरोध के रूप में उन्हें अपनी मां के साथ राजनीतिक दौरे पर जाने से रोका गया। उसने अपने चाचा चंद के साथ नैनीताल जाने का फैसला किया। नैनीताल में रहते हुए उसे पता चला कि परिवार के लिए जेल में उसके पिता के साथ एक साक्षात्कार तय किया गया था। 31 मई वह उपस्थित होने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जानती थी कि यह असंभव होगा उसके अकेले लौटने के लिए। इसलिए उसने उसे लिखा, अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो सके, क्या हमें तुरंत स्वराज नहीं मिल जाएगा? उसने अपने पिता को यह भी बताया, मुझे इस बात का गर्व है कि 10 सीआईडी कर्मियों की भीड़ मेरा पीछा करती है। अहो हो, जवाहरलाल ने जवाब दिया। नैनीताल से लौटने पर उसने जवाहरलाल को अपने इस फैसले के बारे में बताया कि वह ऐसा नहीं करेगी। कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला लेने के लिए उसने पिता सहमत हो गए और दोनों के बीच इस पर सहमति बन गई कि उसकी शिक्षा घर पर ही शिक्षकों और पंडितों के माध्यम से जारी रहेगी। भारतीय परंपरा में शिक्षित विद्वान, संस्कृत विद्वान, उनकी भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम के साथ स्कूल के प्रति उसका विद्रोह रवैया, उसकी इच्छा पंख फैलाकर दांडी की ओर उड़ान भरना, महात्मा गांधी के साथ केंद्र में रहना, उत्साह ने जवाहरलाल को यह एहसास दिलाया कि उसकी बेटी एक नए युग में प्रवेश कर रही है। उसके जीवन का एक चरण, वह बड़ी हो रही थी और उसने उसे ट्रेवेलियन का एक उपहार दिया। अब उसने इटली के इस नायक को भी अपने नायकों की सूची में शामिल कर लिया और इनमें विलियम टेल, जॉन ऑफ आर्क और झांसी की रानी जैसी नायिकाएं शामिल थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्सुक इंदिरा ने फिर से आवेदन किया। कांग्रेस की सदस्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन फिर से इनकार कर दिया गया। इनकार किए जाने पर क्रोधित होकर सक्रिय भागीदारी के साथ उसने जोश और दृढ़ संकल्प से अपना निर्माण कार्य शुरू किया। बच्चों की अपनी ही ब्रिगेड, वानर सेना ब्रिगेड के बच्चों की उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच थी। इंदिरा जनरल आनंद भवन से अपनी सेना की गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। छोटे बंदरों ने लिफाफों पर पते लिखे, खाना पकाया, घायलों की देखभाल की। स्वयंसेवक कभी कभी गुप्त संदेशों को छिपाने के लिए संदेशवाहक के रूप में काम करते थे। इंदिरा की डायरी, जो एक छोटी सी स्क्रैप बुक में साफ सुथरे ढंग से लिखी हुई थी, उनकी सटीक जानकारी को दर्शाती है। व्यवहारिक सोच वाली, योजना और चिंताओं में परिपक्व, एक यह समझना कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ी घटनाओं को संभव बनाती हैं, 12 साल के बच्चे के लिए एक आश्चर्यजनक मानसिक स्थिति है। 6 सितंबर, बापू का साक्षात्कार सुबह 10 बजे। छात्रों की कार्यकारी समिति की बैठक 12:30 बजे। गुप्ता से वानर सेना के कार्यों के बारे में बात करें, अलग अलग वार्ड। कटरा वानर सेना की बैठक कटरा आश्रम में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। वानर का अभ्यास और बैठक सेना एवं बाल संघ स्वराज्य भवन में शाम 7 बजे। 8 सितंबर, वानर सेना के बहिष्कार सप्ताह का कार्यक्रम। पूरे सप्ताह प्रभात फेरियां सुबह 6 से 8 बजे तक। शाम 5:30 बजे खादी भंडार से जुलूस शुरू होगा। पुरुषोत्तम दास पार्क में बैठक। 9 सितंबर, गुप्ता से सुबह 7:30 बजे छात्र संघ कार्यालय में मिले। वानर के बारे में विभिन्न वार्डों का दौरा करने के लिए सेना
सामग्री के लिए बॉम्बे का पत्र लिखें। 13 सितंबर स्कूलों में हड़ताल जारी, जुलूस और सभा। अपना ख्याल रखना छोटे सिपाही लड़के, जवाहरलाल ने जेल से लिखा। 23 जुलाई 1930। हमारे सामने कई लड़ाइयाँ हैं और उच्च उद्यमशीलता की कोई कमी नहीं है। आज भारत रोमांच की भूमि है। उन्होंने यह भी लिखा। प्रिय इंदु, नन्हे बंदर को बधाई हो जिसने अपनी साथी वानरों को वानर धर्म में नामांकित किया है। दादू ने सुझाव दिया कि आपको हर सुबह दौड़ना चाहिए, साथ ही खड़े होने की भी कोशिश करें। तुम्हारा दिमाग इसके जैसा कुछ नहीं। तब तक मोतीलाल नेहरू भी अपने बेटे के साथ जेल में पहुंच चुके थे। अपनी पोती की बंदरों की सेना के बारे में सुनकर उन्हें हंसी आई और उन्होंने पत्र लिखा। मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक सदस्य एक पूंछ पहने। उसका आकार होना चाहिए योद्धा के पद के अनुपात। इंदिरा को यह बात अच्छी नहीं लगी। जवाहरलाल ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि इंदु नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख रही होगी। कमला ने 2 सितंबर 1930 को कहा, वह एक उत्साही महिला है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं उसमें ज्ञान के ढेर के बजाय थोड़ी सी भी हिम्मत रखना पसंद करूंगी, लेकिन सीखना और मानसिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वह इन बातों पर ध्यान दूंगी। इंदिरा ने अपनी माँ से कहा कि उसे ये बातें पसंद नहीं। संस्कृत सीखने का विचार इसीलिए आया क्योंकि वह एक मातृभाषा थी। वह उर्दू सीखना चाहती थी। इसके बजाय जवाहरलाल ने जेल से कमला को लिखा, उसे निश्चित रूप से सीखना चाहिए उर्दू, लेकिन मैं चाहूंगी कि वह संस्कृत सीखे, भले ही यह मुश्किल हो। जवाहरलाल द्वारा सावधानी पूर्वक और समर्पित रूप से देखभाल किए जाने के बावजूद मोतीलाल का स्वास्थ्य, जेल में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और जल्द ही वह अस्थमा से बुरी तरह बीमार हो गए। सरकार ने 8 सितंबर 1930 को उनकी रिहाई का आदेश दिया। वे मसूरी चले गए आराम करने के लिए। इंदिरा अपने दादाजी के साथ हिमालय जाने के लिए उत्सुक थी और जवाहरलाल ने उसे पत्र लिखा, तुम अब इतनी समझदार हो गई हो कि अपना फैसला खुद ले सको। अब तुम खुद भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मसूरी में कुछ समय बिताएं। आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, वहां जाएं। मोतीलाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी और जवाहरलाल को रिहा कर दिया गया। अपने पिता के साथ रहने के लिए 10 दिन की पेरोल पर रिहा हुई कमला आनंद भवन में थी। दोनों मसूरी चले गए। मोतीलाल की सेहत में सुधार हुआ और जवाहरलाल भी ठीक हो गए। वह अपनी बेटी और भतीजियों के साथ आराम कर पाते थे। वे आसपास घूमते थे। जवाहरलाल सबसे आगे और कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए है। एक कतार में बगीचे में खड़े लोग। स्वतंत्रता दिवस, इंदिरा गांधी उनके पीछे पीछे, उनकी भतीजियां बीच में, और इन सब के दौरान हर कोई वह गाते थे, आज़ादी का झंडा ऊंचा लहराए।